जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजी सी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जिसमें हमने बात की थी कोपेन के द्वारा विश्व की जलवायु का वर्गीकरण। ठीक है, और कोपेन के दौरान कुछ वॉइस इशू हुए थे, हम उस वॉइस इशू को दूर किए हैं। हमने जो है एक अच्छे माइक को ऑर्डर किया है, वो 1-2 दिन में जो है डिलीवर हो जाएगा और आपको ये सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तब तक एक दिन थोड़ा सा जो अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा जो है साथ दीजिए हमारा। और उसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसी क्रम में आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट में। आज हम बात करेंगे हॉर्नबेट के द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट की। तो पिछले क्लास में जो कोपेन वाली बात की थी हमने, कोपेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोपेन और थॉर्नबेट से दोनों भी चैप्टर से मिलाकर हर साल 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर साल कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल कोपेन या थॉर्नबेट में से कोई ना कोई क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे न गए हो। हमने कोपेन को बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोग उतना तैयार करते हैं तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक बात हम लोग कहना चाहेंगे कि जो है कोपेन के पहले वाले क्लास में हमने बात किया था साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की, जिसमें एक पॉइंट तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको प्लीज आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ह्यूमन एरर उसको कह सकते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। उसमें जब हमने बात की थी विंड पैटर्न की, तो जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन में जो विंड पैटर्न होगा उत्तरी गोलार्ध में कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, एक बार पुनः आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर कहीं साइक्लोन डेवलप होता है तो साइक्लोन में जो विंड का पैटर्न होगा, हवा का प्रतिरूप होगा, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। जबकि अगर बात किया जाए एंटी साइक्लोन में, तो एंटी साइक्लोन में जो विंड का पैटर्न होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस चीज को आप लोग प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, हमसे ह्यूमन एरर हो गया था, हमने वहां पर जो है थोड़ा सा आपको ये जो पैटर्न था वो पैटर्न वाली बात थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो चलिए इसी बारे में आज हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट में। थॉर्नबेट महोदय को देखते हैं, और थॉर्नबेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थॉर्नबेट में जो है ये इंडिया में भी पढ़ेंगे इनको, और इसमें पहले हम लोग इसमें आज विश्व में इनके क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात अच्छे से करते हैं। ठीक है, थॉर्नबेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, यानी थॉर्नबेट का जो है जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नबेट कहाँ के थे, तो थॉर्नबेट जो थे वो अमेरिका के जो है बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था। तो चलिए आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका पूरा नाम था C.W. थॉर्नबेट। ठीक है, एन अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट scheme of classification of climates of North America in 1931 when he published the climatic map of North America। यानी जो आपके थॉर्नबेट महोदय थे, ये कहाँ के थे, अमेरिका के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने 1931 में पहली बार क्या किया था, अमेरिका के जो है जलवायु का जो है क्या किया था, क्लाइमेटिक मैप प्रस्तुत किया था। यानी पहली बार उन्होंने 1931 में जलवायु का वर्गीकरण किया, और वो किसके जलवायु का वर्गीकरण किया था, 1931 में इन्होंने अमेरिका की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। यानी पहली बार इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण कब किया, 1931 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटर ही एक्सटेंडेड हिज स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन फॉरवर्ड क्लाइमेट्स इन 1933। बाद 1933 में इन्होंने पूरे विश्व के जलवायु का क्या किया, वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके आगे he further modified his scheme and presented the revised second scheme of classification of world climate in 1948। 1933 में जब इन्होंने विश्व की क्लाइमेट का किया, तो उसी क्रम में 1948 में इसमें क्या किया, संशोधन किया, मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, इसमें क्या किया कि इन हिज 1948 concept gave the potential evapotranspiration concept। यानी 1933 के बाद जब 1948 में इन्होंने मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि जो 1933 में इन्होंने क्लासिफाइड किया था उसमें जो आधार लिया था, ठीक है, वो क्या लिया था, एवरेज एनुअल रेनफॉल लिया था और एवरेज एनुअल टेम्परेचर लिया था। लेकिन 1948 में इसमें मॉडिफिकेशन प्रस्तुत किया, इसमें सुधार किया 1933 में, और 1948 में एक नया कंसेप्ट जोड़ा। क्या जोड़ा, इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्पन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये होता है कि जो है जो आपका वेजिटेशन होते हैं, ठीक है,
तो वेजिटेशन को क्या है, जितनी वर्षा मिलती है वो क्या करते हैं कि पूरी वर्षा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसमें से बहुत सारी जो है जो जल होता है वो जल अपनी पत्तियों के माध्यम से क्या करते हैं, जो है एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देते हैं। तो जो जल इनके लिए उपयोगी होता है उसको इन्होंने क्या बोला, इवेपोर ट्रांसपिरेशन, यानी जितना वाटर जो है किसी भी पेड़ पौधों को जो मिलता है, वेजिटेशन को मिलता है, वो पूरा उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि बहुत सारा जो वाटर होता है, जो एक्सेसिव वाटर होता है, उसको अपनी पत्तियों के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जो जल इनके लिए उपयोगी होता है उसको इन्होंने क्या बोला, इवेपोर ट्रांसपिरेशन बोला। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा, हिज स्कीम इज कॉम्प्लेक्स एंड इंपिरिकल इन नेचर, यानी इनका जो स्कीम था, जो जलवायु का वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया था, वो बहुत ही जटिल था। और साथ ही साथ इन्होंने कौन सा मेथड उपयोग किया था, इंपिरिकल मेथड उपयोग किया था। इंपिरिकल के साथ साथ जो इनका दूसरा मेथड था वो था जेनेटिक मेथड। ठीक है, आनुवांशिक विधि जिसको कह सकते हैं, यानी जेनेसिस या जेनेटिक और इंपिरिकल इन्होंने क्या किया था, दोनों विधियों का क्या किया था, प्रयोग किया था। जेनेटिक में क्या होता है कि जेनेटिक में कोई चीज घटित हो रहा है, ठीक है, यानी कहीं की जो क्लाइमेट है वो क्यों है, उसका इन्होंने क्या बताया था, कारण बताया था। कारण के बाद क्या बताया, प्रभाव बताया। ठीक है, यानी विषुवत रेखीय जलवायु कैसी होगी, इसके पीछे क्या कारण है, इस कारण को इन्होंने स्पष्ट किया। उसके बाद इसकी जलवायु को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। इसलिए जो इनकी विधि है वो कैसी है, जेनेटिक विधि है, यानी इंपिरिकल और जेनेटिक क्या है, दोनों है। ये बात आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये भी आपसे यूजीसी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो यहां तक बातें स्पष्ट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ थॉर्नबेट क्लासिफिकेशन, यानी अब इनकी कुछ हम विशेषताओं को देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आधार लिए और किस प्रकार के जलवायु को पूरे विश्व में बताए। हमने जैसा कि बताया कि जब 1933 में इन्होंने क्या किया कि 1933 में इन्होंने जो पूरे विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो उसमें इन्होंने दो इंडेक्स का प्रयोग किया। पहला है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, क्या बोला, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है P अपॉन E। ठीक है, क्या बोला जाता है, P अपॉन E। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर रेनफॉल हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो उस वर्षा के जल का जो वनस्पतियां हैं वो कितना जो है क्या करती हैं, यूज करती हैं, क्योंकि जितना वर्षा के दौरान वो ग्रहण करती हैं वो पूरा का पूरा उसको क्या करती हैं, अपने विकास में उपयोग नहीं कर पाती हैं। तो जो इसी को क्या बोला इन्होंने, इसी को बोला इन्होंने प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, वर्षण प्रभाविता। दूसरा इन्होंने बताया टेम्परेचर इफिशियंसी, यानी तापीय दक्षता। तापीय दक्षता क्या है कि बताया कि वर्षा के आधार पे वेजिटेशन होगा, दूसरा क्या बताया, तापमान के आधार पे भी क्या होता है, वेजिटेशन होता है। और इसी दोनों के आधार पे इन्होंने क्या किया, विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बाद में 1948 में इसमें क्या किया था, मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के आधार पर इन्होंने पूरे विश्व में कौन सी प्रकार की जलवायु का क्या किया, वर्गीकरण किया। तो पहला है आपका प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के लिए इन्होंने एक सूत्र फार्मूला बताया, और इस फार्मूला के आधार पर इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व को 5 प्रकार की जलवायु में क्या किया था, विभाजित किया था। किसके आधार पे, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के आधार पे। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस का इन्होंने फार्मूला जो दिया वो दिया 11.5, ठीक है, ब्रैकेट R अपॉन T माइनस 10, ठीक है, की पावर 10/9। क्या दिया, 11.5 ब्रैकेट, ठीक है, R अपॉन T माइनस 10, इसके पावर 10/9। ठीक है, ये फार्मूला लिया, जिसमें T क्या है, जिसमें R जो है वो औसत मासिक वर्षा है। औसत मासिक वर्षा मतलब एवरेज मीन, ठीक है, क्या, रेनफॉल। और जो T है वो क्या है, औसत मासिक एवरेज मीन टेम्परेचर। इन दोनों आधारों पर इस फार्मूले का प्रयोग करके इन्होंने पूरे विश्व में क्या किया, 5 प्रकार की जलवायु को बताया और क्या निकाला, उसका इंडेक्स निकाला। ठीक है, पहले को इन्होंने बोला ए प्रकार के, ए लेटर से उसको दर्शाया। तो जो ए प्रकार का जो है इन्होंने जलवायु बताई, उसमें जो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस निकाला उसका मान कितना आया, 127 से
अधिक। कितना आया? 127 से अधिक। तो इसमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार की वेजिटेशन होगी, रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन होगी, वर्षा आधारित क्या होंगे, वन होंगे, क्योंकि इसका मान कितना आया है, पी 127 से एबव आया है। ठीक है, और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो कैसी होगी, वेट टाइप की होगी, यानी अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी वर्षा हो रही है तो उस वर्षा के जल का जो वनस्पतियां हैं बहुत ज्यादा क्या करती हैं, उपयोग करती हैं, इसलिए ये क्षेत्र कैसा होगा, ये आद्र प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाएगी और वेजिटेशन कैसा होगा, रेन फॉरेस्ट होगा। ठीक है, बी पे इन्होंने क्या बताया, बी प्रकार की जलवायु में जब इन्होंने पी इंडेक्स निकाला तो इसका मान आया 64 से 127। जब 64 से 127 आया तो यहाँ पर इन्होंने बताया फॉरेस्ट होंगे, जंगल होंगे, और यहाँ पर जो है जो ह्यूमिडिटी होगी कैसी होगी, ह्यूमिड होगा, आर्द्र होगा। वेट में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है और ह्यूमिड में क्या हुआ, उससे थोड़ा सा कम आर्द्रता है। इसी प्रकार उन्होंने बताया सी में इनका मान आया 32 से 63, और इसको इन्होंने क्या बताया कि ये कहां पाई, कौन सी वनस्पति पाई जाएगी जहां पर प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इतना होगा, ग्रास लैंड पाए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाएंगे, और यहाँ पर जो है आर्द्रता कितनी होगी, सब ह्यूमिड प्रकार की क्लाइमेट होगी, यानी ह्यूमिडिटी ह्यूमिड से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। डी में कितना आया मान, 16 से 31। ये कैसे जो है वेजिटेशन पाए जाएंगे, स्टेपी, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, यानी ये सेमी एरिड टाइप के रहेंगे, एरिड से थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद इन्होंने बताया ई में इनका मान आया 16 से अधिक, और ये कैसे होंगे, वनस्पतियां पाएंगी डिजर्ट टाइप की, और यहाँ पर जो है आर्द्रता कैसी रहेगी, एरिड वाली रहेगी, शुष्क कंडीशन रहेगी। ठीक है, यानी 127 के बाद क्या इन्होंने बताया, 127 में जो है इसको याद करने का एक तरीका है कि 127 का हाफ लगभग कितना हुआ, 64। ठीक है, तो 64 ऐसे रह दीजिए, 127 उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसका हाफ कर लीजिए। अब इसका हाफ कितना हुआ, 32। ठीक है, और एक माइनस करके कितना हो गया, 63। 32 का हाफ 16, और एक माइनस करके 31, और यहाँ पर 16 से ज्यादा। ठीक है, ये क्या करना है आपको ये फार्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए, ये फार्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये मान देकर यहाँ पर वेजिटेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसको क्या कीजिए, मैच द फॉलोइंग कीजिए। यानी पहले क्या होगा, मोर देन 127 होगा, उसके बाद क्या होगा, आप उसका हाफ कीजिए तो लगभग 64 से 127 होगा, उसके बाद 32 से कितना होगा, 32 से आपका जो है एक आप कम कर दीजिए 33 होगा। ठीक है, उसके बाद 16 से क्या होगा, एक कम कर देंगे तो 31 होगा, और लास्ट में 16 से अधिक होगा। जहां पर 127 से अगर पी इंडेक्स ज्यादा है तो वहां पर कैसी वनस्पतियां पाई जाएंगी, रेन फॉरेस्ट टाइप की पाई जाएंगी, फिर फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड के बाद स्टेपी, और सबसे कम वाले में डिजर्ट पाया जाएगा। ठीक है, यही आपसे एग्जाम में क्या होगा, पूछा जाएगा, साथ ही साथ इनका फार्मूला भी आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ये रहा आपका प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। इस आधार पर इन्होंने पूरे विश्व को 5 प्रकार के प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, टेम्परेचर इफिशियंसी। ठीक है, आइए इनकी हम बात करते हैं। इफिशियंसी रेशियो या टेम्परेचर इफिशियंसी रेशियो, यानी दूसरा इन्होंने क्या बताया था, टीई, यानी टेम्परेचर इफिशियंसी के बारे में इन्होंने क्या की थी, बात की थी। तो टेम्परेचर इफिशियंसी का इन्होंने फार्मूला क्या दिया, T-32 के पावर, यानी T-32 के पावर 32/4। ठीक है, ये फार्मूला किसके लिए था, टीई के लिए था। क्या था, जहां पर टी क्या है, औसत मासिक तापमान है। ये बात भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इस आधार पर इन्होंने क्या किया, प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में क्या किया, विभाजित किया। ठीक है, पहला जब इन्होंने टी मान निकाला डैश के लिए तो इनका टी मान कितना आया, इसी फार्मूले के आधार पे आया मोर देन 128, 128 से अधिक। क्या आया, 128 से अधिक। और इस रीजन को इन्होंने क्या बताया, ट्रॉपिकल रीजन, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, बी टाइप में इनका जो इंडेक्स आया वो आया 64 से 127। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या बताया, सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसका मान कितना आया, 64 से 127। ठीक है, आपको इसका हाफ कर देना है,
और एक माइनस कर देना है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका 32 माइनस एक हाफ इसमें से करेंगे तो कितना बचेगा आपका 63। ऐसे ही आप जो है एक ट्रिक बना के इसको याद कर लीजिएगा। सी डैश टाइप में इन्होंने क्या बताया, इसका जो मान आया 32 से 163 आया, ठीक है। और उसके बाद में जो इसमें इस प्रकार का जो रीजन है उसको क्या इन्होंने बोला, टेम्परेट रीजन यानी शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। क्या बोला इसको इन्होंने, शीतोष्ण क्षेत्र के बारे में बात की थी, ठीक है। इसके आगे डी डैश में जो इनका मान आया वो कितना आया 16 से 31, क्योंकि 32 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 16 और एक माइनस कर देंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। यानी 128 था, 128 का हाफ 64, एक माइनस कर दीजिए 127 हुआ, ठीक है। उसके बाद 64 का जो हाफ 32, एक माइनस कर देंगे 63, 32 का हाफ 60, एक माइनस कर देंगे 31 आ गया, ठीक है। ई टाइप में उन्होंने बताया कितना मान आया 1 से लेकर 15, कितना आया 1 से 15, ठीक है। और इसको इन्होंने क्या बताया, टुंड्रा टाइप का बताया, क्या बताया, टुंड्रा टाइप का। उसके बाद में एफ डैश को इन्होंने क्या बताया, इसका मान आपका आया, इंडेक्स जो आया आपका टी इंडेक्स वो कितना आया 0 आया, ठीक है। कितना आया 0 आया। और इसको क्या बताया इन्होंने, फास्ट होगा यहाँ पर, यानी तापमान यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। इसलिए देखिए ये जैसे जैसे तापमान घट रहा है, आप इक्वेटर से किधर जा रहे हैं, इक्वेटर से आप जा रहे हैं पोल के साइड में, ठीक है। तो ये यानी तापमान के आधार पर इन्होंने कितने विश्व की जलवायु को बांटा 6 प्रकारों में, और जो है वर्षा के आधार पर इन्होंने कितना बांटा था 5 प्रकारों में, ठीक है। इसमें भी आपको फार्मूला याद रखना है T-32/4, और इस आधार पर A B C D E, A डैश B डैश C डैश करके जो आया है मान पूरा याद करना है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टाइगा, टुंड्रा और लास्ट में क्या है फ्रॉस्ट। इसमें जो इसकी वैल्यू है, यही वैल्यू आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए क्या किया जाएगा, इसके साथ दिया जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए, या तो कोपेन या थानबेड में से जो मैंने दोनों ये बताया है, ठीक है। ये वैल्यू वाली बात, चाहे वो टी इंडेक्स हो या पीई इंडेक्स हो, ये फार्मूला सहित एक क्वेश्चन आपसे, 2 क्वेश्चन, एक नहीं 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाना क्या है, लगभग तय है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि टी इंडेक्स निकाला, पी इंडेक्स निकाला। अब इंडेक्स निकालने के बाद, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पूरे विश्व पे इसको क्या किया, इन्होंने अप्लाई किया। क्या किया, इसको पूरे विश्व पे अप्लाई किया, ठीक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए कि 10 ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस यानी पीई इंडेक्स एंड थर्मल इफिशियंसी यानी टीई इंडेक्स, ठीक है। सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ रेनफॉल, दे मे बी 120 कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड हेंस क्लाइमेटिक टाइप्स ऑन द theoretical groups but depicted only 30 climatic types on the world map as given below। यानी इन्होंने पीई इंडेक्स और टी इंडेक्स और जो सारी बातें बताई गई इनके बारे में, उसके आधार पर जब इन्होंने पूरे विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किया, तो इन्होंने पूरे विश्व में 132 प्रकार के जलवायु को क्या किया, जो है वर्गीकरण कर दिया। 120 प्रकार के जलवायु का क्या बताया, कॉम्बिनेशन बताया कि पूरे विश्व में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 120 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इतना सूक्ष्म, इतना जटिल एनालिसिस हो गया कि जब उन्होंने 120 को मैप पर प्लॉट करने लगे पूरे विश्व को, तो ये क्या हो गए, असहाय हो गए। और उसमें केवल कितना को प्लॉट कर पाए, 32 को ही क्या कर पाए, ये प्लॉट कर पाए, ठीक है। इसलिए जब ये पूछा जाएगा कि इन्होंने विश्व के क्लाइमेट को कितने भागों में बांटा या मैप पर दिखाया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको कितना लगाना है, 32 लगाना है। क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व में 120 कॉम्बिनेशन तो बना लिए, लेकिन मैप पे जब दर्शाने की बात आई तो क्या हुआ कि इनका क्या हुआ, केवल 32 ही प्रकारों को इन्होंने डिवाइड कर पाया। जैसे कि यह शब्दों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना जटिलता इसमें लाती है। कोपेन का बहुत ही सरल था, लेकिन ये क्या हो गया, बहुत ही जटिल हो गया। या तो ये खुद ना तो समझ पाए बाद में, ना तो इसको क्या समझ पाए, पूरी दुनिया में कोई इसको समझ पाया, ठीक है। तो यही इनकी क्या होती है, बाद में आलोचना होती है कि जो इनका तरीका था वो काफी क्या था, दुरूह था, काफी क्या था, हार्ड था, ठीक है। तो
ये रहा पूरा का पूरा आपके थॉर्नबर्ग के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको जो जो पॉइंट बताए गए हैं वही पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अगर आप इतना बात याद रखते हैं तो यहां से आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही सहजता के साथ आप आसानी से कर ले जाएंगे। आप यही जो है क्वेश्चन आप लगभग 15 सालों से पूछा जा रहा है और सबसे वही इंपॉर्टेंट है जो आपको इंडेक्स बताए गए हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने पूरी विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा, कितने मैप पे दिखाया, तो 32 ही जनरली इसका आंसर माना जाता है। ठीक है, ये पूरा रहा आपका थॉर्नबर्ग का जलवायु वर्गीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइए। इस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।